हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज बाय सिद्धांत। आज की इस स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये कहानी पूरी सुनते हैं तो मैं आपको मान जाऊंगा। भले थोड़ी सी ग्लिच होगी, लेकिन आप इस कहानी को पूरे सुनेंगे तो आप रात को सो नहीं पाएंगे। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। वह कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित एमबीए कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल की छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक एक एपी फिज की बोतल थी। मगर उनके हाव भाव से लग रहा था शायद उस एपी फिज की बोतल में शराब भी थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट्स भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट। सब अपनी अपनी जॉब्स में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल की छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, यह सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा। हाँ भाई, जब ज़िंदगी पूरी तरह निर्धारित हो जाती है तब यह कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मगर सालों, क्या हम सभी कभी वह भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा। साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना क्या ज़रूरी है? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दे। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा। वह बात हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाह कर भी नहीं बदल सकते, रजत ने कहा। अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिले भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थी जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही थी। मगर अचानक वह ऑन ऑफ होने लगी और बस वहाँ से घिर घिर की आवाज़ आने लगी। चलो भाई, मौसम ख़राब हो रहा है, नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से अच्छा कि सब अपने बिस्तर पर जाकर सो जाएं, देवेश ने कहा। इसके बाद वे चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिलोरी आंखें चमक रही थी और अगले ही पल वह गायब हो गया। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिला के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाई ओर मुड़ जाता था, जहाँ फिर से दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम व दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए ही देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था, वह उसके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहाँ शमशान से भी अधिक डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और उनके ही बगल वाली कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। रोड लाइट की ऑन ऑफ होने की तरह ही अब गलियारे में लगा बल्ब भी ऑन ऑफ होने लगा। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फफक फफक के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। रजनीश ने आंखें खुली और नींद में ही एक भद्दी सी गाली देता हुआ वह बोला, कौन है साला बहन, लड़कियां की तरह रोए जा रहा है इस समय? और वह नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंच गया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरा 3 मंजिला छान मारा, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक गया तो वह वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था, तभी रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वह आवाज़ बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है लड़कियों की तरह? कौन रो रहा है लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया। अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज़ अब पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस बार वह थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर भी चलता हूँ, और वह अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसके पीठ के पीछे खड़ा है
और अचानक ही उसने सब अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखते हुए वह डर गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड की लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वे आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रही थी और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही साया है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। उस काले साये ने आवाज़ में एक अलग ही लचक के साथ कहा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीश उस साये को मारने के लिए पलटा, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपनी बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फवारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वह साया गायब हो गया था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन, हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का पीला चेहरा सबको यह दर्शा रहा था कि वह कितने डरे हुए थे। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था, और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वह दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज़्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बेमुश्किल से खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। उन्हें अब भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर बीती रात उन्होंने आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात ये रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश को अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रह कर रजनीश की डरावनी लाश याद आ रही थी। जैसे तैसे आंखें मूंद कर वह सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस अंगतुक ने बाहर से आवाज़ दी। वह आवाज़ तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान न था। विनोद, देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाज़ा खोल। वह आवाज़ अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश के कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वह आगंतुक कौन है। खोल दरवाज़ा। वही भयानक आवाज़ फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़क की आवाज़ हुई और दरवाज़ा टूटकर ज़मीन में गिर चुका था। जय तू? देवेश का डर हुआ स्वर बोला। हाँ मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में कोई ताकत नहीं थी तुमको सबको जवाब देने के लिए। अब मरने के बाद मुझ में ताकत भी है और शक्ति भी है। अब मैं बदला लूँगा तुम लोग से। उस साये ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वह एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जय, मैंने वह सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे ना भाई। जय प्लीज़ मुझे छोड़ दे। देवेश गिड़गिड़ाता हुआ जय के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगा। कभी मैं ऐसे ही खिखियाता था, तुमने छोड़ा था मुझे? जय ने गुस्से में गरजते हुए कहा। वह अब भी एक साये के रूप में है। उस घुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिलोरी आंखें चमक रही थी। जय मुझे छोड़। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसके एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरी सिरा पंखे में जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटक गई थी और गर्दन एक और मुड़ गई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाज़ा वापस
अपनी जगह पर लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे के बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया। इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब सुन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकती हुई देखकर सब में कोई डर गए थे। अब तो देवेश की लाश में सफ़ेद रंग के कीड़े भी आ गए थे। दहशत फैल चुकी थी। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो एक एक करके हॉस्टल के लड़कों की जान ले रहा है, और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों? चारों दोस्तों में से अब रजत और विनोद ही बचे हुए थे। देवेश के गले में लटके उस गुलाबी दुपट्टे को देखकर रजत और विनोद को कुछ कुछ अंदेशा होने लगा कि वह कौन है जिसने देवेश और रजनीश को जान ली है। भाई, मुझे लगता है कि जय वापस आ गया है, रजत ने कहा। तू चुप हो जा रजत, बिना बात का बात मत कर, विनोद ने डर और गुस्से के मिले जुले भावों से कहा। मैं सच कह रहा हूँ विनोद, तुझे याद नहीं है वह गुलाबी दुपट्टा? वह गुलाबी अंतिम समय में जय के पास था। यह कहते हुए रजत चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। हमने उसे नहीं मारा, विनोद ने चिल्लाते हुए कहा। तेरे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। हाँ, मान लेता हूँ कि हमने उसे नहीं मारा, मगर उसके मरने की वजह तो हम ही थे ना। रजत ने विनोद को हिकरात से देखते हुए कहा। मैंने कहा ना साले, चुप हो जा, कहते हुए विनोद ने रजत को एक मुक्का मार दिया। रजत जमीन पर गिर पड़ा था और विनोद वह अलमारी से अपनी शराब की बोतल निकालकर गुस्से में हॉस्टल की छत पर चला गया। अकेले मत जा विनोद, रजत ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तब तक विनोद जोर से दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। रजत ने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर वह अपने कमरे में ही बंद हो चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। दूसरी ओर विनोद गुस्से में शराब पीता जा रहा था और सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जय को भद्दे गालियाँ देते जा रहा था। अंधेरे में आग बढ़ते हुए विनोद को लगा कि पानी की टंकी के पास कोई है, मगर उधर झांक कर देखने पर वह उसे कोई नज़र नहीं आया। वह आगे की ओर बढ़ गया और सामने लगी रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे देखने लगा। सामने लगी रोड लाइट के तारों पर पैर लटकाए बैठे जय के साए पर उसकी नज़र पड़ते ही वह डर गया। शराब की बोतल उसके हाथ से छूट चुकी थी, जिससे बहती शराब की आवाज़ सन्नाटे को तोड़ रही थी। विनोद के मुंह में एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह छत पर फर्श पर गिरा हुआ केवल पीछे की ओर से रेंगते जा रहा था। सामने रोड लाइट के तार पर बैठा जय का साया उससे ऐसे दहशत में देखकर जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहा था। विनोद पीछे रखी पानी की टंकी पर सट कर रुक गया। अब वह और पीछे नहीं जा सकता था। आगे जाने का तो सवाल ही नहीं था। तारों पर बैठा जय का साया अगले ही पल विनोद के सामने आकर खड़ा हो गया। अब वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। उसकी आँखों में गहरा काजल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और होठों पर गहरी गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी। वह एक गुलाबी रंग का सूट पहने हुए था और उसके गले में पड़े हुए गुलाबी दुपट्टे पर बीती रात मरे हुए देवेश के खून के कुछ छींटे थे। जय के पास इस रूप को देखकर विनोद का डर से बुरा हाल था। उसे अपने सिर की नसें फटते हुए लग रही थी। डर क्यों रहा है विनोद? मेरा यह रूप तो तुम लोग ही को पसंद था ना तो आज क्यों डर रहे हो? इतना कहते हुए जय आगे बढ़ा और विनोद की कॉलर पकड़ ली। विनोद की कपकपी छूट गई थी, मगर बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे छोड़ दे जय, हम लोगों ने वह सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे न जय, जय प्लीज़ मुझे छोड़। देख, तू तो मर चुका है, मुझे छोड़ दे जय, प्लीज़ जय। विनोद भी बिल्कुल देवेश की तरह गिड़गिड़ाने लगा। नहीं विनोद, कभी नहीं। मेरे भी कुछ सपने थे और अपने भविष्य को लेकर, मगर
वे सब तुम चारों की वजह से बर्बाद हो गए और तू कहता है मुझे छोड़ दे। कभी नहीं विनोद, कभी नहीं। दहाड़ते हुए जय ने विनोद को छत से नीचे फेंक दिया। विनोद के नीचे गिरते हुए उसकी मौत हो गई और वह खून ही खून चारों तरफ फैल गया। इधर रजत अब भी अपने कमरे में कैद था और मदद के लिए पुकार रहा था, मगर बाहर जैसे कोई उस सुन ही नहीं पा रहा था। वह रात बीत गई। अगली सुबह सबको विनोद की लाश दिखी। अब रजत को यकीन था कि जय ही है जो सबको मार रहा है, सबसे अपनी मौत का बदला ले रहा है। अब वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। 2 दिन आराम से बीत गए। उस सुबह सबके प्लेसमेंट्स होने वाले थे। रजत भी थोड़ा खुश था कि वह बच गया था और अब प्लेसमेंट्स मिलते ही वह इस जगह से, इस हॉस्टल से दूर हो जाएगा जहां जय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह सुबह सुबह प्लेसमेंट्स के लिए तैयार हो गया। आईने के आगे वह अपने बाल संवार ही रहा था कि उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहा। अचानक से एक बिंदी का पैकेट उसके सामने आया और ना चाहते हुए भी उसे एक बिंदी अपने माथे पर लगानी पड़ी। जो कपड़े उसने पहने थे उन्हें खुद ही उतार कर वह एक सूट पहन चुका था। आंखों में गहरा काजल और होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाकर वह अपने कमरे से बाहर निकला तो सब उसे देखकर हंस रहे थे। वह कहीं भाग जाना चाहता था मगर उसका खुद पर कोई काबू नहीं था। वह लड़खड़ाती मगर एक लचक भरी चाल के साथ हॉस्टल की छत पर चला गया और उसके पीछे पीछे बाकी भी लड़के जाने लगे जो उसकी इस हरकत पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ऊपर जाकर और एंटरटेनमेंट होने वाला है। जब रजत ऊपर पहुंचा तो जय उसके सामने खड़ा था। न सिर्फ रजत बल्कि सभी लड़के ऊपर आए थे और यह सब जय को देख पा रहे थे। तू तो बहुत पहले से ही डरते डरते अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था रजत। आज मैं तुझे उससे मिलवा ही देता हूँ। जय ने मुस्कुराते हुए गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। नहीं जय, मुझे छोड़ दे, रजत ने कहा। इस बीच हॉस्टल के बाकी लड़के कभी जय को देखते तो कभी रजत को देखते। कभी मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया था। मुझे जाने दिया था तुम लोगों ने, मुझे छोड़ा था तुम लोगों ने। नहीं ना, गलती क्या थी मेरी? बस यही कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं था। अगर मैं एक समलैंगिक था तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं भी यहाँ कुछ सपने ही लेकर आया था, मगर तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ा कर धीरे ही धीरे मेरे हर सपने को तोड़ दिया। मैं जीना चाहता था मगर तुम चारों ने अंदर ही अंदर मुझे मार रहे थे। अरे मुझे गर्व था अपने समलैंगिक होने पर। कम से कम तुम लोगों की तरह किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं करता था। तुम जैसे लोग किसी को भी सुकून से नहीं रहने देंगे। उस दिन भी मैं अपने रास्ते जा रहा था मगर वहाँ भी तुम लोगों ने अपनी टांग अड़ा दी, मेरा मजाक उड़ाया। जो मुझसे ज़बरदस्ती या कपड़े पहना या काजल या बिंदी या लिपस्टिक लगाकर तुम बहुत खुश हो रहे थे ना। अरे इतने से भी ज़िंदा रह जाता मैं, मगर तुम लोगों ने मेरा वीडियो बनाया, उसे वायरल किया। रास्ता ही क्या था मेरे पास सिवाय आत्महत्या के। जय की आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। सब स्तब्ध थे। शायद उसकी आत्महत्या की असली वजह बाकी सबको आज पता चली। जय, मैंने तुझे नहीं मारा, मुझे जाने दे जय, रजत ने हाथ जोड़कर कहा। क्यों रजत? ताकि फिर कभी कोई जय तुझसे टकरा जाए तो तू उसका भी मजाक उड़ा दे और उसे मरने पर विवश कर दे। अब मैं किसी और जय को मारने के लिए तुझ जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जय ने रजत के अंदर प्रवेश किया और जाकर रोड लाइट के सिर दे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ सब खत्म हो चुका था। रजत मर चुका था, ठीक वैसे ही जैसे जय की लाश मिली थी उस रोड लाइट में उलझी हुई।
इसके बाद उस हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। और आप अगर हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो सिद्धार्थ पांडे 4646@gmail.com पर आप आके हमें कहानी भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।